हाँ बेटा। अच्छा तो 1.38 कर लीजिए, भाग आप लोग गलत दे दिए थे तो इसलिए गलत था, तो आप अपना चेक कर लेंगे। बोल्ट्जमैन नियतांक का भाग ये लोगों ने गलत दिया था, 1.21 ये लोग बता दिए थे, तो जिनका भाग नहीं आया था गलत गलत आया था, अब वो लोग अपना ठीक कर लेंगे। 1.38 आना चाहिए था, तब भाग गुड़ा तो बेटा आपको आना चाहिए। कोई बात नहीं, आपने उसको ठीक कर लिया। आइए, हाँ अब हम बात कर रहे थे कल में ऊष्मा चालकता और ऊष्मा चालकता गुणांक की। थर्मल कंडक्टिविटी एंड थर्मल कंडक्टिव कोफिशिएंट। सीखा जाए कि ऊष्मा चालकता और ऊष्मा चालकता गुणांक होता क्या है। तो देखें, कल आपने सुना कि जब किसी वस्तु को अगर हम हीट करते हैं तो उष्मीय ऊर्जा का स्थानांतरण एक सिरे से सिरे तक होता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये वस्तु अपने अंदर से ऊष्मा को जाने दे रही है। तो बताओ बेटा, जो अपने अंदर से ऊष्मा को जाने दे दी वो ऊष्मा की चालक हो, इसलिए उस पदार्थ को कहते हैं ऊष्मीय चालक। और उसका यह गुण कि वो अपने अंदर से जाने दे रही है, ये गुण कहलाता है ऊष्मीय चालकता। अब समझ आ गई आपको। जब किसी भी वस्तु को ऊष्मा देने पर जब किसी वस्तु को ऊष्मा देने पर अर्थात हीट करने पर, है ना, वह अपने अंदर से ऊष्मा को जाने देती है। ऊष्मा को, तो उस वस्तु को ऊष्मा का चालक कहते हैं। ऊष्मा का, और उसके इस गुण को ऊष्मीय चालकता कहते हैं। ऊष्मीय चालकता कहते हैं। अब समझ आ गया। अब आइए, अब जरा सा ऊष्मीय चालकता गुणांक को समझने के लिए एक दो बात देखिए। देखिए, हम इस कुर्सी को छू रहे हैं, इस डस्टर को छू रहे हैं, इस मार्कर को और इस टॉवेल को। तो अब जो मुझे अनुभव हुआ, आप भी अपनी कुर्सी के बाह को पहले टच कीजिए,
अब आप अपने झोले को टच कीजिए और आप अपनी कॉपी को टच कीजिए और पैड लिए हैं तो पैड में लगे उस लोहे को टच कीजिए। कुल मिला के मैंने 4 चीज आपसे टच करवाई है। मेरा ऐसा मानना है कि आपने जब चारों चीजों को छुआ होगा तो आपको एक जैसा अनुभव नहीं हुआ होगा। कोई को छुए होंगे तो आपको कम ठंडी लगी होगी, किसी में ज्यादा ठंडी लगी होगी। ऐसा आपके साथ अभी अभी हुआ या नहीं? अगर हुआ है तो इसका क्या तात्पर्य है कि हर वस्तु में ऊष्मा चालकता अलग अलग होती है। इसका यही मतलब कि जितनी वस्तु आपने छुआ, सभी वस्तुओं में सबका जो ऊष्मा के प्रति व्यवहार है वो अलग अलग है। आई बात समझ में? सबका जो है ऊष्मा के प्रति जो बिहेवियर था वो अलग अलग था। बताइए, क्लियर हो गया? अगर ये ऊष्मा चालकता अलग अलग नहीं होती तो आपको सब वस्तु एक जैसी महसूस होती, लेकिन सभी का एक जैसा महसूस न होना इस बात का सूचक है कि प्रकृति के अंदर जितने भी पदार्थ होते हैं, हर पदार्थ ऊष्मा के प्रति ऊष्मा का चाहे अवशोषण करना हो या ऊष्मा का उत्सर्जन करना हो, उन सब का तरीका व्यवहार भिन्न भिन्न होता है। इसीलिए एक ही वातावरण है और हर वस्तु को छुइए तो कोई आपको कम ठंडा, कोई कम गर्म, कोई ज्यादा गर्म, कोई ज्यादा ठंडा, इस प्रकार अनुभव होती है। उसका कारण उसके ऊष्मा चालकता का भिन्न भिन्न होना है। अब समझ आया आप लोग को कि भी नहीं आया? तो अब हम यही पता लगाने चलते हैं कि हर पदार्थ का ऊष्मा चालकता गुणांक भिन्न भिन्न होता क्यों है और कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है, और क्या इसकी वजह से नेचर में कोई घटनाएं हो रही हैं जिन्हें हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आइए विचार करते हैं, करें। तो अब दीजिए ऊष्मा चालकता गुणांक, पहले कमेंट कर लीजिए, पर उस हेडिंग डालिए ऊष्मा चालकता गुणांक की। चले लिखिए, प्रकृति के अंदर जितने भी पदार्थ होते हैं सबका ऊष्मा के प्रति व्यवहार सबका ऊष्मा के प्रति अलग अलग होता है। अलग, ये सबका व्यवहार अलग अलग होता है, राइट है। अतः हर पदार्थ का भिन्न भिन्न तो है भाई, हर का भिन्न भिन्न है, तभी तो हमें हर वस्तु अलग अलग महसूस हो रही है। परंतु एक ही पदार्थ का परंतु एक ही पदार्थ का हमेशा नियत रहता है। समझ गए? एक ही पदार्थ का हमेशा नियत रहता है।
वही उस पदार्थ का ऊष्मा चालकता गुणांक कहलाता है। ऊष्मा चालकता। अब जैसे मान लीजिए कि ये छड़ है, तो ये छड़ चाहे हम छोटा से लें या उसका ऊष्मा को अवशोषित करना या उत्सर्जित करना एक ही जैसा रहेगा। अब समझ आ गया। लेकिन अगर ये लोहा ना हो के अब हम इसकी जगह टीना ले लें तो अब उसका अलग होगा। अब समझ में आ गई बात। लेकिन एक पदार्थ का तो नियत ही रहेगा। समझे? अब आइए डेराइव करके निकालते हैं। जैसे यहां देखिए, ये हमने मान लिया कि कोई एक बेलनाकार छड़ है एक्स वाई, जिसकी लंबाई एल है और अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल ए है। अब देखें, अब अगर हम इसको हीट करें यानी ऊष्मा दें, चलिए मान लिया हमने कितनी ऊष्मा दी, क्यू कैलोरी। तो आप पढ़े होंगे ऊष्मा की इकाई सीजीएस में कैलोरी, एमकेएस में किलो कैलोरी होती है, ये सब तो आता ही होगा। हाँ, क्योंकि आपको पिछले 6 महीने यही सब के लिए तो टाइम दिया गया था कि 9 11 9 10 का कुल पढ़ लीजिए। तो अब तक तो आपने बहुत ही अच्छा मेहनत कर लिया है और आप तैयार हैं। और जिसको नहीं किया है मैं बता ही रहा हूँ, इतना सुन के याद कर ले, क्योंकि दो ही रास्ता है, या तो कहा जाए आप कर लो तभी काम बनेगा। आइए पकड़ते हैं। तो अब हमने इसके सिरे x को क्यों ऊष्मा देना शुरू किया। अब बोलो देंगे तो बोलो ये सिरा गर्म हो जाएगा। तो चलो मान लिया थीटा 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो। अब बताओ ये ऊष्मा धीरे धीरे ऊष्मीय प्रसार होगा, तो यहाँ आते आते बताओ ये सिरा भी गर्म हो जाएगा, परंतु यहां से कम ही रहे। तो चलो मान लिया थीटा 2 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। अब बताओ यहां से यहां आने में कुछ समय भी लगा होगा कि नहीं, नहीं लगा होगा। तो इस तरह अगर देखा जाए तो अब हमको दिखाई दे रहा है कि हमारे द्वारा दी जाने वाली ऊष्मा इस वस्तु पर कैसे कैसे डिपेंड कर सकती है, और फिर हम उसके लिए स्थिरांक डेवलप कर सकते हैं। और जैसा अभी पढ़े कि एक वस्तु के लिए उसका मान नियत होता है और भिन्न के लिए भिन्न भिन्न, तो उस वस्तु के लिए जो नियत होगा वही उसका स्थिरांक हो जाएगा। तो इस तरह हम इस बेलनाकार छड़ का ऊष्मा चालकता गुणांक कैलकुलेट कर सकते हैं। आई बात समझ में? कोई डाउट? मानते हैं? माना एक्स वाई एक्स स्मॉल एल लंबाई का तथा ए अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल वाला ए अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल वाला एक बेलनाकार चालक है। ओके, बेलनाकार जिसके एक सिरे को क्यू ऊष्मा देने पर क्यू ऊष्मा ए सिरे का ताप थीटा 1 डिग्री सेंटीग्रेड तथा टी समय पश्चात
अंतिम सिरे का ताप अंतिम सिरे का θ2 हो जाता है। और टी समय लिखे हैं ना, टी समय पे θ2 समय, अरे θ2 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। अतः दी जाने वाली ऊष्मा दी जाने वाली निम्न बातों पर निर्भर करती है। निम्न बातों पर निर्भर करती है। अब कौन कौन सी बातों पर करती है पता कर ले। पहले समझ आ रही है या भी नहीं आ रही? तो लीजिए, किस किस बात पर निर्भर करती है। पहला, देखिए, पहला निर्भर करेगी वो चालक के क्षेत्रफल पर। चालक के ए पर। अब कहेंगे आप कैसे? चलिए ऐसे, मान लीजिए ये पतला लोहा है और ये देखिए इससे ज्यादा मोटा है। अब मैं दोनों को गर्म करूं भट्ठी में, तो बोलो दोनों एक साथ गर्म होंगे या इसमें जल्दी गर्म हो जाएगा और ये देर में होगा? क्यों? क्योंकि इसका एरिया कम है, इसका एरिया ज्यादा। तो बोलिए कैसा संबंध निकल के आ गया? समान। पकड़ में आ गया? इसलिए तर्क करिए। तो देखिए, दी जाने वाली ऊष्मा एरिया के समानु। अब देखिए दूसरा किस पर डिपेंड करेगा। देखिए दूसरा डिपेंड करेगा ताप प्रवणता पर। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे ये ताप प्रवणता क्या आ गया। याद करिए, आपने श्यानता में वेग प्रवणता पढ़ा था। इकाई दूरी के सापेक्ष वेग में हुए परिवर्तन को वेग तो इकाई लंबाई के सापेक्ष ताप में हुए ताप। अब देखेंगे जब हीट करोगे तो ये गर्म होगा, फिर धीरे धीरे ऊष्मा इधर जाएगी। तो जितना लंबा होगा उतने ऊष्मा धीरे धीरे जाएगी। नहीं होता है? तो इकाई दूरी के सापेक्ष ताप में हुए ताप प्रवणता कहते हैं। यानी कि अगर हम ताप प्रवणता को कहें तो θ1 माइनस θ2 अपॉन L। समझ आ रही है? देखिए, एकांक लंबाई के सापेक्ष ताप में हुए ताप प्रवणता कहते हैं। कि कठिन लग रहा है? तो आप ही बताओ, ये परिवर्तन जितना ही लंबा होगा, बोलो उतने उसको ऊष्मा ज्यादा चाहिए, और जितने छोटा होगा ये भी समानुपाती। तो Q प्रोपोर्शनल टू θ1 माइनस θ2 अपॉन L। क्या हुआ, समझ आ रहा है? तीसरा बोलो, बोलो तीसरा निर्भर करेगी समय पर। बोलो समय टी पर। ये कैसे? देखो, बोलो अगर हम इसको 1 सेकंड गरमाएं, फिर 5 सेकंड गरमाएं, फिर 50 सेकंड गरमाएं, तो तीनों में एक ही रिजल्ट आएगा कि अलग अलग? कम समय गरमाओगे तो कम ऊष्मा बढ़ेगी, ज्यादा, यानी ये भी कैसा संबंध है? हाँ, Q प्रोपोर्शनल टू। अब देख लो, जितना तुम्हारे डाटा थे सारे मैनेज हो गए, कभी कोई छूट गया? तर्क आ रहा है कैसे दे रहे हैं? तो इसलिए बताओ, अब इसे एक लाइन में लिख सकते हैं, Q प्रोपोर्शनल टू A θ2 अपॉन L इंटू टी। अब बताओ, बराबर करेंगे तो एक स्थिरांक देंगे
के ए थीटा 1 माइनस थीटा 2 आ गया स्थिरांक। तो जहां के है स्थिर, और आपने क्या कहा था कि इस स्थिरांक को हम उस चालक का ऊष्मा चालकता गुणांक कहेंगे, क्योंकि हर पदार्थ का नियत रहता है। समझ आ गई? कंफर्म? तो अब आप ऊष्मा चालकता गुणांक चाह रहे थे, तो बोलो के बराबर Q इंटू एल ए थीटा 1 माइनस थीटा 2 इंटू टी। कुछ अंतर कर रहे हैं? आ गया ऊष्मा चालकता गुणांक का सूत्र।